पिछले एपिसोड में हमने देखा था बोतल लेकर वो मुड़ता है और कमरे से बाहर जाने की तैयारी करता है। ये देखकर टोनी उठ खड़ा होता है। टोनी उसका रास्ता रोककर उस होंग सॉन्ग से कहता है कि 1 मिनट रुक जा, लेकिन होंग सॉन्ग बस उसे देखता है और ठंडी आवाज में कहता है कि मेरे रास्ते से हट जा। पूरी हताशा भरे एक्सप्रेशन के साथ टोनी मदद के लिए गिड़गिड़ाता है। समर्पण के रूप में वो झुक जाता है और होंग सॉन्ग से विनती करता है कि उसे लड़ना सिखा दे। होंग सॉन्ग बस ठंडी और बिना इंटरेस्ट वाली नजर से उसे घूरता है। फिर होंग सॉन्ग पूछता है कि तू लड़ना क्यों सीखना चाहता है। टोनी बताता है कि उसने इस विंग के उस बॉस के भाई की नाक को काट के अलग करके चोट पहुंचाई है और वो बदला लेने आएगा। होंग सॉन्ग फिर अनुमान लगाता है कि लड़के का कारण सिर्फ बचना है। हताश होकर टोनी कंफर्म करता है और कहता है कि उसे जिंदा निकलना है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन होंग सॉन्ग कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है और उसके लिए चुपचाप सब सह लेना बेहतर होगा। फिर भी टोनी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। वो जेल के हॉरिफाइंग कैदियों को याद करते हुए कहता है कि सिर्फ सहने से वो सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए उसे मजबूत बनना है। इसके साथ युवक एक बार फिर विनती करता है कि उसे लड़ना सिखा दो। इधर डॉक्टर आईने में रिफ्लेक्शन से पूरी बातचीत देख रही है। होंग सॉन्ग अचानक हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि तेरी डिटर्मिनेशन मेरी समस्या नहीं है। वो आगे कहता है कि ये स्कूल नहीं है और उसके पास किसी की देखभाल करने का टाइम नहीं है। जैसे ही होंग सॉन्ग जाने लगता है तभी टोनी तुरंत चिल्लाता है कि रुक जा प्लीज। लड़का बताता है कि कानामोटो बहुत स्ट्रॉन्ग और बेरहम है। उसने मिडिल स्कूल में एक बंदे को मारकर उसने अपने माँ बाप के कनेक्शन और पैसे का इस्तेमाल करके अपराध से बच निकला था। होंग सॉन्ग फिर बताता है कि वो भी कानामोटो को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए ये सब कुछ बेकार है। वो लड़के से कहता है कि अपना इलाज खत्म कर और जल्दी सेल में वापस जा। जाने से पहले होंग सॉन्ग उसे चेतावनी देता है कि अगर तेरे अंदर सच्ची डिटर्मिनेशन नहीं है तो मेरे पास मत आना। फिर होंग सॉन्ग चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम टोनी को हॉलवे में अकेला हताश महसूस करता हुआ देखते हैं और वो सोचता है कि अब क्या करे। हताश होकर हमारा लड़का सेल में वापस आता है। अजीब हरकत सुनकर मुड़ता है। वो गेट के पास खड़े होकर देखता है कि उसके रूम के कैदी दूसरे कैदी के सामान को लेकर लड़ रहे हैं। हंगामे के दौरान एक फैमिली फोटो जमीन पर गिर जाती है। टोनी इसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि वो चुप नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे वो हमलावरों की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है कि रुक जाओ। टोनी चिल्लाता है कि वो फोटो मसाकी की है और उसके परिवार को लौटानी चाहिए, लेकिन एक कैदी उसे लात मारकर गिरा देता है और कहता है कि मसाकी अब मर गया तो तू साले इसमें अपनी टांग मत अड़ा। फिर सारे कैदी उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब तू अकेला है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। वे उसे जमीन पर गिराकर अपने लातों से मारते हैं, जबकि एक फोटो उठा लेता है जो वो बचाने की कोशिश कर रहा था। कैदी उसके सामने फोटो फाड़ देते हैं और कहते हैं कि मसाकी तो जा चुका है, अब तेरी बारी है। लड़का टुकड़ों में बिखरी फोटो को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन भरे चेहरे के साथ वो दांत पीसता है कि वो मदद नहीं कर पाया। फिर अचानक टोनी उठता है और जेल से हताशा में भागने लगता है। कैदी खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं। टोनी भारी बारिश में यार्ड में दौड़ता है और याद करता है कि वो हमेशा ह्यूमिलिएट होता रहा है। लड़का सोचता है कि अब वो सब सहने के बाद खुद को खत्म होने नहीं देगा और अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है। जमीन पर बारिश से भीगा हुआ होंग सॉन्ग दिखता है, जबकि चश्मा वाले लड़के की डिटर्मिनेशन बढ़ती जा रही है। जहाँ होंग सॉन्ग यार्ड में ट्रेनिंग कर रहा है, जब उसे लड़का आता हुआ दिखता है, टोनी उसके सामने रुक जाता है और सोचता है कि बस अब बहुत हो गया। अब वो सिर ऊंचा करके जीना चाहता है। बिना किसी पर डिपेंड किए वो काले बालों वाले आदमी से कहता है कि वो अपना गोल हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। फिर वो माफी में झुक जाता है और एक और मौका देने की विनती करता है। होंग सॉन्ग लड़के को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी नजर आखिरकार बदल गई है। इसके साथ वो कहता है कि वो उसे सिखाएगा, लेकिन एक शर्त पर 1 घंटे में वहाँ पड़े सभी सैंडबैग्स हटा दे। हल्की मुस्कान के साथ टोनी डिटर्मिनेशन के साथ चुनौती शुरू करने को तैयार हो जाता है। होंग सॉन्ग फिर चिल्लाता है कि शुरू कर और टोनी अपना काम शुरू करने के लिए दौड़ता है। भारी बारिश में होंग सॉन्ग दूर से चश्मा वाले लड़के के प्रयास को देख रहा है। टोनी पहले सैंडबैग को उसके भारी वजन की वजह से बहुत मुश्किल से उठाता है। वो दांत पीसता है और खुद को लिमिट तक धकेलता है ताकि टेस्ट में फेल न हो। वो अपने माइंड में एक सीन इमेजिन करता है जब वो कानामोटो से अपनी माँ को अपने कंधे पर ऐसे ही उठाकर भाग रहा हो। बैग्स उठाए हुए टोनी सोचता है कि वो इस तरह के एफर्ट का आदी है और कॉन्फिडेंट फील करता है। नई डिटर्मिनेशन के साथ वो बिना रुके सैंड बैग्स उठाता रहता है। वो खुद को मोटिवेट करता है कि वहाँ पहुँचने में सिर्फ 1 मिनट लगा था तो ये भी कर सकता है। होंग सॉन्ग इम्प्रेस्ड होकर देखता है और सोचता है कि लड़का सरप्राइजिंगली कैपेबल है। जेल के अंदर से 2 और कैदी ये सीन देख रहे हैं और एक कैदी कहता है कि वो साला टोनी आखिर इतनी बारिश में क्या कर रहा है। दूसरा कैदी बताता है कि टोनी को अभी छोड़ दो क्योंकि वहाँ होंग सॉन्ग भी है और बोलता है कि इग्नोर कर दे। उसका साथी पूछता है कि होंग सॉन्ग कौन है और दूसरा चेतावनी देता है
कि उसके साथ पंगा मत ले, वरना वो आधा मरा हुआ मिलेगा। लड़का विषय बदलता है और पूछता है कि क्या उसके दोस्त की विजिट अप्रूव हुई, लेकिन नहीं हुई। दूसरा कैदी अफसोस करता है कि नहीं यार, नहीं मिली, लेकिन अगर मिलती तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए होती। सीन अब पेनिटेंट्री के विजिटेशन रूम के हॉलवे में ले जाता है, जहाँ कैदी से उनके घर वाले मिल सकते हैं। दरवाजे पर साइन बोर्ड लगा है कि ये विजिटेशन रूम है। कमरे के अंदर एक आदमी गुस्से में सोडा कैन को हाथ में कुचल रहा है। वो कैन को टेबल पर पटकता है। ये वही बुली है जिसकी नाक को टोनी ने काटकर अलग कर दिया है। वो बुली लड़का अपने बड़े भाई से गुस्से में पूछता है कि कब तक उसको खत्म करेंगे। कानामोटो जवाब देता है कि उन्हें पहले तेत्सु कुरहा नाम के शख्स से निपटना है, जो उनके बिजनेस में टांग अड्डा रहा है। भड़क कर उसका भाई चिल्लाता है और पूछता है कि क्या ये उसके ऊपर हुए अटैक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉस चुप रहता है और बस अपने अधीर सबॉर्डिनेट को धमकी भरी नजर से देखता है। लड़का नाराज होकर उठता है और पूछता है कि क्या बॉस अब उस टोनी को छोड़ रहा है। जो हुआ उसके बाद बिना वार्निंग के बॉस कानामोटो अपने भाई के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है और चुप रहने को बोलता है। वो उसे ह्यूमिलिएट करते हुए कहता है कि तू एक कमजोर कीड़े से हार गया और ऊपर से तू मुझसे इतने घमंड से बात कर रहा है, कीड़े कहीं के। फिर कानामोटो अपने भाई को पकड़ लेता है और पूछता है कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपनी समस्या खुद क्यों नहीं सॉल्व करता। बुली लड़का चोटिल चेहरे के साथ स्तब्ध रह जाता है और अटैक पर रिएक्ट नहीं कर पाता। डरकर छोटा बुली माफी मांगता है और कहता है कि शिकायत करना गलत था। बॉस फिर उसके बाल छोड़ देता है और अपनी पूरी डोमिनेंस दिखाता है। वो समझाता है कि उन्हें पेशेंस रखना होगा क्योंकि लगातार मौत से शक हो जाएगा। प्लान है कि टारगेट को 1 साल जिंदा रहने दो और उसके बाद उसे जिंदा नर्क का मजा चखाओ। बुरी मुस्कान के साथ वो फल का टुकड़ा खाते हुए ठंडे दिमाग से बदला प्लान करता है। यार्ड में वापस आसमान साफ होने लगता है और हमारे टोनी के लिए सिर्फ 15 बैग्स बचे हैं। थकान से चूर और पसीने से तर होते हुए भी वो डिटर्मिनेशन के साथ सैंड बैग्स उठाता रहता है। वो जमीन पर घिसटता हुआ सोचता है कि बस थोड़ी और ताकत चाहिए। हॉन्ग सॉन्ग घड़ी देखता है और सोचता है कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, वो पूरा नहीं कर पाएगा। फिर भी वो मानता है कि चश्मा वाले लड़के का परफॉर्मेंस उसकी सोच से कहीं बेहतर है, लेकिन वो निष्कर्ष निकालता है कि इस लेवल पर लड़का उसके ट्रेनिंग के साथ नहीं चल पाएगा। चश्मा वाला टोनी हॉन्ग सॉन्ग की तरफ उसकी नजर को देखता है और सोचता है कि क्या वो डिसअपॉइंटेड है। इससे वो सोचता है कि ये सही है। क्या वो हमेशा बुली होने के लिए पैदा हुआ है क्योंकि उसके पास कोई खास क्वालिटी नहीं है। उसके मन में शक पैदा होने लगते हैं और वो सोचता है कि शायद शुरुआत से ही उसने सिखाने का इरादा नहीं रखा था। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं कि वो क्या क्या करने में असमर्थ है। हताश और थका हुआ वो सोचता है कि शायद कोशिश करना छोड़ देना बेहतर है, लेकिन उसी पल एक आवाज आती है। उसके माइंड की कल्पना में एक कैदी पूछता है कि क्या तू हार मान रहा है। कनेक्टेड मुस्कान के साथ वो कहता है कि शायद ये उसके लिए सबसे अच्छा फैसला है। उसकी कल्पना में वो टकला कैदी भी ताने मारते हुए कहता है कि तू बस हमारे सामने सबमिसिव हो जा, हार मान जा और अपने आप को सौंप दे। उसका सौतेला बाप उसे कोसता है कि तू फेलियर है, ठीक अपनी माँ की तरह, और तेरी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। इस सब तानों के बीच टोनी शॉक हो जाता है जब बहस के बीच एक हाथ उसके कंधे पर आता है। ये कानामोटो का बुली भाई था जो मॉकिंग मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या मैंने सही जगह पर वार किया। वो आगे ताना मारता है कि साले, क्या तू हॉन्ग सॉन्ग जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और खुद को देख ले। टोनी आंसू बहाते हुए सब इनकार करता है और कहता है कि ये आरोप सही नहीं है। हमलावर उसे यूजलेस मानने के लिए दबाव डालता है और चुपचाप अपना अंत इंतजार करने को बोलता है। उसकी कल्पना में सभी बुरे लोग जोर जोर से हंसते हैं और उसे कचरा बोलते हुए कहते हैं कि बस मर जा, लेकिन चश्मा वाला लड़का दांत पीसते हुए पूरी ताकत से चिल्लाता है कि वो कचरा नहीं है। गुस्से के जोश में वो चिल्लाता है कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने शक की दीवार तोड़ते हुए दूर से हॉन्ग सॉन्ग चीख सुनता है और मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है। चश्मा वाला लड़का फिर फैसला करता है कि अगर आखिर में मरना ही है तो लड़ते हुए मरेगा। अपनी आखिरी लिमिट तक लड़ते हुए वो अपने आप को पुश करता है कि वो एक लूजर से स्ट्रॉन्ग बनकर जाएगा और वो अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं चाहता, भले ही यहाँ उसका अंत क्यों ना हो जाए। टोनी की डिटर्मिनेशन देखकर हॉन्ग सॉन्ग हल्की संतुष्ट मुस्कान देता है। अपनी आंखों में प्योर डिटर्मिनेशन के साथ हमारा टोनी आगे बढ़ता है और सोचता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। इम्पल्स में वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है और इम्प्रेसिव स्पीड से दौड़ता है। हमारा लड़का बैग्स के ढेर तक पहुंचता है और बिना रेस्ट के काम जारी रखने की तैयारी करता है। 10 बैग से कम बचे होने पर वो हिम्मत भर लेता है और चुनौती खत्म करने की प्रॉमिस लेता है, लेकिन हॉन्ग सॉन्ग नोटिस करता है कि लड़के का शरीर अजीब लग रहा है और अपनी लिमिट के करीब है। चिंतित होकर वो लड़के की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है कि
तुरंत रुक जा। इधर टोनी वो वार्निंग सुनता है लेकिन रुकने से मना कर देता है और कहता है कि अब नहीं रुक सकता। वो दांत पीसता है और सोचता है कि सर्वाइवल के लिए और अपनी वैल्यू साबित करने के लिए किसी भी कीमत पर वो करेगा। हॉन्ग सॉन्ग और पास आकर चिल्लाता है कि खुद को इतना पुश ना करे। वो चेतावनी देता है कि इस रफ्तार से तू खत्म हो जाएगा। जब उसे लगता है कि उसकी बातें नहीं पहुंच रही तो वो फैसला करता है कि खुद जाकर रोकना पड़ेगा। लड़का घिसटते हुए सोचता है कि बस थोड़ी और ताकत चाहिए। वो जमीन पर पड़े आखिरी 3 बैग्स को देखता है और अपने फाइनल गोल पर फोकस करता है। होपफुल मुस्कान के साथ वो सोचता है कि अगर ये उठा लिया तो सब बैग्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी पल हॉन्ग सॉन्ग हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट के पेट में मुक्का मार देता है। ब्लो से टोनी की सांस रुक जाती है और वो दर्द और सरप्राइज से पैरालिसिड हो जाता है। जमीन पर लेटे हुए टोनी पूछता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों मारा। हॉन्ग सॉन्ग समझाता है कि तू पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था और रोकना जरूरी था। लेकिन जिद्दी लड़का उठने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी कुछ बैग्स खत्म नहीं हुए हैं और वो इसे अंत तक ले जाएगा। इसके बाद हॉन्ग सॉन्ग उसके कंधों से पकड़ लेता है और कहता है कि तूने पहले ही काफी ज्यादा कर लिया है मेरे भाई, अब बस कर। टोनी फिर पूछता है कि क्या वो उसे लड़ना सिखाएगा और हॉन्ग सॉन्ग उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ हॉन्ग सॉन्ग वादा करता है कि वो लड़के को वहाँ का सबसे मजबूत फाइटर बना देगा। ये घोषणा टोनी को पूरी तरह शॉक और स्पीचलेस कर देती है। अचानक और हमारा टोनी अपने नए मास्टर के सामने बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर दिया था। टोनी के लिए सब कुछ अंधेरा हो जाता है। वो आसपास कुछ नहीं देख पाता। तभी अंधेरे में एक शख्स की सिलहूट धीरे धीरे उसके पास आती हुई दिखती है। आदमी खुद को रिवील करता है और लड़का सोचता है कि ये तो कानामोटो का बुली भाई है। फिर अजीब आदमी उसकी तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है कि वो उसे खत्म कर देगा। हमारा टोनी नाइटमेयर से जाग जाता है और चीखते हुए हॉस्पिटल बेड पर चौंक जाता है। टोनी देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। जो डॉक्टर होती है बोतल एडजस्ट करते हुए पेशेंट की चीख से डर जाती है। वो कहती है कि अब यहाँ वो ठीक है, लेकिन सोचती है कि बहुत सीरियस बात है कि उसे इस हालत में यहाँ लाया गया। उसी पल उसका मास्टर हॉन्ग सॉन्ग कमरे के दरवाजे पर आता है और कहता है कि वो ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली ले रहा है। डॉक्टर को हॉन्ग सॉन्ग का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अजीब लुक से उसे देखती है कि वो बाहर इंतजार करेगा और युवक को सिर्फ 10 मिनट फ्री रेस्ट टाइम है। ऐसा कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। हॉन्ग सॉन्ग के साथ अकेले कमरे में टोनी उसकी मौजूदगी से थोड़ा इंटिमिडेटेड लगता है। आदमी समझाता है कि वे ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वे प्रिटेंड करेंगे कि लड़का इन्फॉर्मरी में इलाज करवा रहा है ताकि किसी कैदी को शक न हो। वो रीइंफोर्स करता है कि ट्रेनिंग खत्म होने तक सब कुछ सीक्रेट रखना है और पूछता है कि क्या टोनी समझ गया। टोनी झुककर बहुत शुक्रिया कहता है और अपना बेस्ट करने का वादा करता है। जैसे ही मास्टर उसका ध्यान मांगता है वो रिवील करता है कि सैंडबैग्स उठाना तो सिर्फ वार्म अप था। अभी तो टोनी बिल्कुल जीरो पर है। अभी वो जीतने का कोई चांस नहीं रखता। बाहर हॉन्ग सॉन्ग डॉक्टर से बात करता है और कहता है कि लड़के के लिए चीजें आसान नहीं होने वाली। इसके बाद कमरे में डॉक्टर लड़के की बांह को कॉटन से साफ कर रही है। लड़का सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद भी क्या उसका जीतने का कोई चांस नहीं है। लड़के की चिंता को देखकर डॉक्टर पूछती है कि उसके साथ क्या चल रहा है। फिर वो मौका देखकर टोनी पूछता है कि उसका मास्टर हॉन्ग सॉन्ग असल में कैसा इंसान है। डॉक्टर हॉन्ग सॉन्ग को मिस्टीरियस व्यक्ति बताती है जो कभी किसी को अपना असली रूप नहीं दिखाता। डॉक्टर फिर कहती है कि वो बुरा आदमी नहीं है और अपने परिवार की वजह से यहाँ आ गया है। लेकिन जैसे ही वो लड़के की बांह पर बैंडेज काटती है टोनी पूछता है कि कारण क्या है। डॉक्टर बात आगे बढ़ाने में हिचकिचाती दिखती है। वो सलाह देती है कि इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी हैं जो जानना बेहतर नहीं होता। फिर डॉक्टर कहती है कि उसने गार्ड से बात कर ली है और उसका मास्टर वेयर हाउस में उसका इंतजार कर रहा है। हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टर लड़के को ट्रेनिंग के लिए गुड लक विश करती है। उसके बाद हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ वेयर हाउस है और तेज धूप पड़ रही है। जगह के दरवाजे पर साइन बोर्ड लगा है कि फ्री टाइम और अब ट्रेनिंग का टाइम है। एक किरण अंधेरे हॉलवे को रोशन करती है और सस्पेंस भरा माहौल बनाती है। टोनी इस जगह के अंदर देखकर सरप्राइज रह जाता है। वो लॉकर और शेल्फ से भरे एक स्टोरेज रूम जैसी जगह में एंटर करता है। लड़का कमेंट करता है कि जगह बहुत अंधेरी है और ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। हॉन्ग सॉन्ग सामने आता है और समझाता है कि बिना देखे ट्रेनिंग करने से उसके बाकी सेंस शार्प होंगे जो टोनी को फाइट में बहुत हेल्प करेंगे। टोनी पोलाइटली झुकता है और इंस्ट्रक्टर को गुड डे विश करता है। हॉन्ग सॉन्ग कहता है कि शुरू करने से पहले 2 खास नियम हैं और पहला नियम बताने की तैयारी करता है। हॉन्ग सॉन्ग पहला नियम रखता है कि ट्रेनिंग किसी को मत बताना और जो सीखा उसे किसी को मत दिखाना। टोनी तुरंत इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर से सहमत हो जाता है और जोर से कहता है यस सर। टोनी पूछने की कोशिश भी करता है लेकिन हॉन्ग सॉन्ग पहले ही दूसरा नियम थोप देता है कि बिना सवाल पूछे ऑन ऑर्डर फॉलो करना है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर हॉन्ग टोनी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो भी स्किल्स हैं
उनको दिखाओ और सिर्फ 1 मिनट देता है। एक बार फिर लड़का सहमत होता है और अपनी क्षमता दिखाने की तैयारी करता है। वो एक्सरसाइज शुरू करता है और बहुत मुश्किल से कुछ फ्रॉग जंप्स करता है। उसके बाद वो पुशअप्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पहले ही थकान के संकेत दिखा रहा है। तुरंत बाद वो सिटअप्स पर जाता है और जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता है। प्रयास साफ दिख रहा है, जैसे वो पुल अप्स करने की कोशिश कर रहा है और चेहरा पूरी तरह टेंशन में है। होंग सॉन्ग उसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है। 23 जंप्स, 6 पुशअप्स और सिर्फ 2 पुलअप्स। डिस्डेनफुल लुक के साथ होंग सॉन्ग कहता है कि रिजल्ट बहुत बुरा है और वो मेथड को रीस्ट्रक्चर करेगा। टोनी को जबरदस्ती करते देख इंस्ट्रक्टर उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि काफी हो गया। होंग सॉन्ग कमेंट करता है कि कल की ताकत सिर्फ एक बार की बात थी और अब वे बेसिक से शुरू करेंगे। वो 3 दिनों में 40 जंप्स, 20 पुशअप्स और 60 सिटअप्स करने का गोल रखता है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है और होंग सॉन्ग से पूछता है कि क्या वो लड़ना सीखने वाला था। आदमी आयरॉनिक तरीके से उसके सवाल को दोहराता है, लड़ना कैसे सीखना है। फिर वो एक तेज मुक्का मारता है जो स्टूडेंट के चेहरे से कुछ इंच पहले रुक जाता है। होंग सॉन्ग फिर पूछता है कि क्या इस शरीर से तू अटैक से बच सकता है। होंग सॉन्ग टोनी को तुरंत स्टार्ट करने को बोलता है, लेकिन टोनी कहता है कि रुको और सिर्फ 5 मिनट का छोटा ब्रेक मांगता है। होंग सॉन्ग याद दिलाता है कि नियम है, सारे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा और फैसला करता है कि टोनी एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है। वो कहता है कि मैंने प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि टोनी बाकियों की तुलना में बहुत कमजोर है। उदाहरण देते हुए होंग सॉन्ग कहता है कि तुम्हारे रूम लीडर, जो उतना भी ताकतवर नहीं है, लेकिन उसको भी हराने के लिए 1 मिनट में 70 पुश अप्स करने का गोल रखना पड़ेगा। टोनी इस गोल से शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो 1 मिनट में 70 पुश अप्स करना पड़ेगा। होंग सॉन्ग कंफर्म करता है, फिर बताता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ से चलता है। इस शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बेसिक एक्सरसाइज से तुम्हारी बॉडी के कोर मजबूत होंगे, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और उसके बिना सरवाइव करना नामुमकिन है। वो ये भी चेतावनी देता है कि कानामोटो नाम के आदमी को अंडरएस्टिमेट मत करना, जो बेरहम है और वो राक्षस जो शुरू करता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। लड़के के ठंडे पसीने छूटने लगते हैं और वो कल्पना करता है कि अगर वो लड़ नहीं पाया तो क्या होगा। इससे उसे विजन आता है कि उसकी जिंदगी उस आदमी के हाथों जिंदा नर्क बन जाएगी। इंस्ट्रक्टर उसके एटीट्यूड में बदलाव देखता है और पूछता है कि क्या अब भी ब्रेक लेना चाहता है। इसके बाद डिटरमाइंड लुक के साथ टोनी दिखाता है कि वो बिना ब्रेक के ट्रेनिंग पर वापस जाने को तैयार है और सीन दिखाता है कि एक लड़का पूरी ताकत से चिल्ला रहा है कि वो चुनौती का सामना करेगा, जबकि बार्ड विंडो से रोशनी अंदर आ रही है। इसके साथ टोनी अपने मेंटर से कहता है कि वो इस जगह में जिंदा रहना चाहता है और अपनी सारी लिमिट्स को पार करना चाहता है। फिर वो सम्मान में झुकता है और सही तरीके से ट्रेन होने की विनती करता है ताकि भविष्य में खुद की रक्षा कर सके। लेकिन होंग सॉन्ग युवक को चेतावनी देता है कि सिर्फ बातें मत करे और कभी भी स्लैक ऑफ करके उसे इरिटेट मत करना। उसी पल इंस्ट्रक्टर लड़के को घूरता है और मांगता है कि अब से अपनी डिटर्मिनेशन को रियल एक्शन से साबित करे। टोनी संघर्ष करते हुए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद करता है और महसूस करता है कि उसे अपने प्रिय चीजों की रक्षा करनी है। सीरियस लुक के साथ होंग सॉन्ग पूछता है कि क्या टोनी ने इस खतरनाक डील की शर्तें पूरी तरह समझ ली हैं। स्टूडेंट तुरंत पॉजिटिव चिल्लाहट के साथ जवाब देता है और फिर उस कमरे में स्पेशल ट्रेनिंग असल में शुरू हो जाती है। लेकिन सीन बदल जाता है। डॉक्टर पोस्चर इंस्ट्रक्शंस दे रही है और किसी कैदी से कह रही है कि कूल्हे नीचे करके एक्सरसाइज सही तरीके से कर। डॉक्टर फिर टोनी के बारे में सोचती है कि टोनी बहुत जिद्दी है क्योंकि उसने उसे आराम करने को कहा था और वो इस हालत में ट्रेनिंग कर रहा है। और टोनी को लोन वुल्फ कहती है क्योंकि लोन वुल्फ वो होते हैं जो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते। सीन फिर टोनी पर आता है। फिजिकल एक्सर्शन पर वापस लड़का फर्श पर पूरी तरह हाँफ रहा है और थकान से बहुत पसीना बहा रहा है। फिर वो फिर से हार्ड फर्श पर गिर जाता है, जो दिखाता है कि एक्सट्रीम थकान उसकी इच्छा शक्ति को लगभग हरा रही है। तभी होंग सॉन्ग आता है और टोनी को एक दूसरा यूनिफॉर्म देता है। यूनिफॉर्म देखकर टोनी महसूस करता है कि कपड़े बहुत बड़े हैं और पूछता है कि उसे इतना ढीला कपड़ा क्यों पहनना पड़ रहा है। इससे होंग सॉन्ग समझाता है कि आउटफिट मसल ग्रोथ छुपाने के लिए है ताकि दुश्मन का ध्यान न जाए। वो आगे चेतावनी देता है कि अगर उन्हें ट्रेनिंग का पता चल गया तो वे लड़के को नीचे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अभी भी बहुत कमजोर है। इस पॉइंट पर आदमी रिफॉर्मेटरी के अंदर पावर हायरार्की कैसे काम करती है और लोकल बॉस कौन है ये समझाने का फैसला करता है। लेकिन टोनी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या वहाँ के सभी लीडर्स बहुत खतरनाक हैं और पूछता है कि क्या सभी के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ और पावर्स हैं।
इंस्ट्रक्टर कहता है नहीं और रिवील करता है कि सिर्फ एक ही ट्रूली पावर का भूखा है, जबकि बाकियों के अलग एबिलिटी हैं। क्यूरियस होकर टोनी पूछता है कि बाकी बॉस वायलेंस के बिना इतने टॉप रैंक पर कैसे पहुँचे। मुस्कुराते हुए हॉन्ग सॉन्ग पूछता है कि क्या तू सोचता था कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, और समझाता है कि विजडम ही दूसरों को कंट्रोल करने का राज है। हॉन्ग सॉन्ग बताता है कि ये लोग लीडर बने अपने स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपने दिमाग और खौफ से, और ये लोग हर महीने गार्ड्स के साथ मीटिंग करते हैं ताकि जगह में पूरा ऑर्डर बना रहे और इलीगल कामों के सीक्रेट्स लीक न हो। सीन चेंज होकर बातें इंटरव्यू रूम में होती हैं और वे प्रिटेंड करते हैं कि ये सिर्फ दोस्तों के बीच कैजुअली बातचीत है। फिर हम देखते हैं कि हर बड़े शख्स का अलग फाइटिंग लेवल है, इसीलिए वे हमेशा भरोसेमंद हेंचमैन रखते हैं किसी भी फाइट के लिए। सीन अब राउंड टेबल पर फोकस करता है जहां रिफॉर्मेटरी के हर विंग के सबसे पावरफुल फिगर्स बैठकर जेल की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। रूम में मूड टेंस होने लगता है जैसे ही एक कैदी अपनी उंगलियां लकड़ी पर टैप करता है और लंबी बातचीत से अधीरता दिखाता है। इस मौके पर हमें डेंजरस तेत्सु कोरिया से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो साउथ डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत सीरियस चीजों से भरा है, जैसे सफेद शक्कर की सप्लाई, मर्डर और भी गैर कानूनी काम। तेत्सु कानामोटो को ताना मारते हुए कहता है कि हाल ही में उसके विंग में जो हुआ उसके बाद वो चुप नहीं रह सकता, लेकिन कानामोटो भड़क जाता है और चिल्लाता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है, वो अपना देखे। इससे पिंक हेयर्ड तेत्सु फिर से मजाक उड़ाता है और सुझाव देता है कि अगर कानामोटो खुद अपने विंग को कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसे बहुत ह्यूमिलेटिंग तरीके से डिसिप्लिन किया जाए। वो आगे कहता है कि अगर उसका साथी नागा अब लड़ नहीं सकता तो वो अकेला बहुत कमजोर और दुखद स्थिति में रह जाएगा। दरअसल उसने बीच में एक बात तय हुई है कि सभी लीडर्स को अपने विंग में कंट्रोल बनाकर रखना है कि विंग में कोई भी कांड न हो, और उसी का साथी नागा वही टकला कैदी है जिसने फाइट करके कांड कर दिया था। अजीब मुस्कान के साथ तेत्सु अपने राइवल कानामोटो पर हंसने लगता है और दिखाता है कि वो इमिनेंट खतरे से बिल्कुल नहीं डरता। उसी पल विशाल कानामोटो गुस्से से उठ खड़ा होता है और मॉकर को चैलेंज करता है, साले एक बार फिर बोल के दिखा। जबकि दूसरा लीडर चीजों को वर्स्ट होने से बचाने की कोशिश करता है। इधर हम शू कजामी से मिलते हैं जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड है, जिसके ऊपर ट्रैफिकिंग, फ्रॉड और भी केस है, और वहाँ हो रही सख्त इन्वेस्टिगेशन पर कमेंट करता है, लेकिन नहीं रुकता और तेत्सु पूछता है कि मसाकी जो कि टोनी को प्रोटेक्ट कर रहा था, और कहीं इसीलिए तो तुमने मसाकी को तो नहीं मरवा दिया। लंबे बालों वाला आदमी फिर कहता है, तुम्हारा आदमी नागा एक नंबर का तर्की है, उसे रूल्स का भी नहीं पता, जब देखो तब अपना पैंट खोल देता है साला। सर पर बाल नहीं है इसलिए दिमाग से थोड़ा स्लो है, बिल्कुल अपने बॉस की तरह। ये सुनकर कानामोटो पूरी पेशेंस खो देता है और गुस्से भरी आंखों के साथ तेत्सु का कॉलर पकड़ लेता है। उसी पल कानामोटो तेत्सु से पूछता है कि क्या उसका राइवल सच में एक्शन देखना चाहता है और फिजिकल फाइट के लिए तैयार दिखता है, लेकिन पिंक हेयर्ड साइको तेत्सु एक ग्लास बोतल पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसका ओपोनेंट सच में इस डेंजरस फाइट का सामना अभी करना चाहता है। इससे तेत्सु उसी भारी ऑब्जेक्ट से कानामोटो के चेहरे पर वार करता है और बंद कमरे के अंदर पूरा क्योस शुरू हो जाता है। एक बॉस फाइट रोकने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि अगर डायरेक्टर को पता चला तो सबके लिए बहुत बुरा होगा। फिर वही आदमी चिल्लाता है कि बस बहुत हुआ इस बकवास का, और दिखाता है कि उसकी पेशेंस खत्म हो गई है। उसी पल चौथा लीडर सामने आता है, सिगरेट जलाता है और दोनों बॉस के एटीट्यूड को पैथेटिक बताता है। इससे हम कोची नारुसे से मिलते हैं जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड है, जिस पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को चलाने, इलीगल गन सप्लाई और मर्डर जैसे चार्ज लगे हुए हैं। कोची कहता है कि सालों बाद भी वे अभी भी बच्चों जैसे हैं। इससे कोची कानामोटो की कॉलर बहुत जोर से पकड़ लेता है और दिखाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। तुरंत बाद न्यूकमर दोनों फाइटर्स को फेंक देता है और एब्सर्ड स्ट्रेंथ से एक साथ फाइट रोक देता है। इससे पीसमेकर उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि नया लीडर ही एकमात्र है जो इन दोनों पागलों को कंट्रोल कर सकता है। इसके बावजूद कानामोटो चिढ़ जाता है और मांगता है कि मीटिंग तुरंत शुरू हो ताकि समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व किया जाए। इधर घायल पिंक हेयर्ड आदमी अपने राइवल को नफरत भरी नजर से घूरता है और दिखाता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। फिर ईस्ट लीडर उन्हें टोनी और नागा टकला कैदी दोनों पर नजर रखने का ऑर्डर देता है और कहता है कि ऐसी घटना फिर कभी नहीं होनी चाहिए। सीरियस लुक के साथ कोची कानामोटो को चेतावनी देता है कि इस टोनी वाले पर उंगली उठाने की हिम्मत भी मत करना। टेंशन देखकर दूसरा बॉस चीजों को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कानामोटो की फीलिंग्स समझता है, लेकिन और ट्रबल से बचना बेहतर है। विशाल कानामोटो टेबल पर चुप रहता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है, जो उस पल उसके अंदर भरे गुस्से को दिखाता है। इससे कोची नारुसे दोनों को धमकाता है कि अगर वे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को इस गड़बड़ में घसीटेंगे तो वो उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन पिंक हेयर्ड तेत्सु जवाब देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसका राइवल अपने छोटे पेट को अच्छे से संभाल ले। कानामोटो चुप रहता है और बस स्थिति को ऑब्जर्व करता है। जैसे कमरे में
उनके बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। फिर तेत्सु चुप्पी को एग्रीमेंट का संकेत मान लेता है और पूछता है कि क्या वो सही है। तेत्सु फिर खुशी से ताली बजाता है और घोषणा करता है कि मीटिंग खत्म, क्योंकि सब कुछ डर के जरिए सॉल्व हो गया। सभी विंग के बॉस चले जाते हैं। दूसरों के जाने के बाद कानामोटो बैठा रहता है और गुस्से से भरे हाथों से एक ग्लास उठाता है। तुरंत बाद वो ऑब्जेक्ट को जोर से कुचल देता है और दिखाता है कि वो इस ह्यूमिलिएशन को आसानी से नहीं जाने देगा। पूरे गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ विशाल दिखाता है कि वो दूसरे लीडर्स के ऑर्डर्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी पल उसका राइट हैंड मैन सामने आता है और बॉस को बुलाता है, जबकि वो अभी भी ग्लास के टुकड़े हाथ में पकड़े हुए है। सबोर्डिनेट कमेंट करता है कि दूसरे बॉस कन्विंस्ड नहीं लग रहे थे और इस टोनी वाले के लिए प्लान क्या है, लेकिन बड़ा आदमी बस मिले ऑन ऑर्डर पर स्कॉफ करता है और दोहराता है कि वो टोनी को नहीं मार सकता। वो फिर खाली जगह में घूरता है और कहता है कि ये स्थिति बोरिंग है, क्योंकि इस जगह में कोई भी उसे सच में रोक नहीं सकता। इससे कानामोटो ऑन ऑर्डर देता है कि खबर फैला दो कि कोई भी टोनी के साथ जो चाहे कर सकता है, बस उसे परमानेंटली खत्म न करे। हेंचमैन बॉस का ऑन ऑर्डर फॉलो करता है और कहता है कि सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो, मैसेज हर किसी तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही खून उसके हाथ से टपकता है, आदमी अपने टारगेट का नाम सोचता है और उसकी नफरत और बढ़ती जाती है। डार्क और टेरिफाइंग लुक के साथ कानामोटो मुस्कुराता है और सोचता है कि अब चीजें यहाँ मजेदार होने वाली हैं। ट्रेनिंग पर वापस प्रोटोगोनिस्ट रिफ्लेक्ट करता है और कमेंट करता है कि उस डेंजरस रिफॉर्मेटरी में तरह तरह के बॉस हैं। हॉन्ग सॉन्ग बताता है कि एक वायलेंट है, दूसरा क्रूर है और तीसरा ऑब्जर्वर है, लेकिन वो चौथे के बारे में बात करने से पहले रुक जाता है, जिससे टोनी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि चौथे लीडर के बारे में इतना मिस्ट्री क्यों है। तब हॉन्ग सॉन्ग समझाता है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का बॉस दिक्कतों और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला टाइप है और यही उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है, लेकिन वो चेतावनी देता है कि अगर तू खुद से फाइट शुरू करेगा तो कोई भी लीडर तुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा और बाद में वही बिना दया के सजा भी देगा। ये सुनकर चश्मा वाला लड़का शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या उस आदमी में इतना इन्फ्लुएंस है। तब हॉन्ग सॉन्ग बताता है कि वो डिटेंशन सेंटर का सबसे मजबूत आदमी है और उसके पास्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद हॉन्ग सॉन्ग कहता है कि जरूरी जानकारी दे दी गई है और स्टूडेंट को ट्रेनिंग पर वापस भेजता है, जहां बिना शिकायत टोनी मान जाता है और वार्म अप के लिए 20 पुशअप्स का ऑर्डर मिलता है। इधर डॉक्टर सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए सोचती है कि आखिरी बार उसने हॉन्ग सॉन्ग को इतना एक्साइटेड कब देखा था। फिर वो रिपोर्ट लिखती है और टोनी को गुड लक विश करती है, जिससे पता चलता है कि वो भी इस बड़े प्लान का हिस्सा है। सीन बदलता है, जहां कुछ हेंचमैन चिल्लाते हैं कि एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और कोई इस हॉलवे से नहीं गुजर सकता। तभी एक टकला कैदी पिटा हुआ है। आदमी शिकायत करता है कि उसे उसके वजह से सभी बॉस के सामने बेइज्जत किया गया, जिससे कानामोटो गुस्से में आकर उस टकले हेंचमैन को मुक्का मारता है और पूछता है कि वो इस गड़बड़ को कैसे ठीक करेगा। फर्श पर पड़ा आदमी कहता है कि वो तुरंत राइवल के पीछे जाएगा और उसे बेरहमी से पीटेगा, लेकिन बॉस उसे कचरा कहकर डांटता है और पूछता है कि क्या वो और परेशानी खड़ी करके ग्रुप को शर्मिंदा करना चाहता है। तभी राइट हैंड मैन लीडर को शांत करते हुए कहता है कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा और मामला यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबोर्डिनेट को सजा मिल चुकी है। इसके बाद एडवाइजर चेतावनी देता है कि आगे से खुद पर कंट्रोल रखे, क्योंकि उनके पास और काम है। गंजा आदमी माफी मांगता है, लेकिन कानामोटो उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर गलती की तो अंजाम बुरा होगा। और आखिर में लीडर अपना धैर्य खोकर उस इनकम्पिटेंट हेंचमैन पर चिल्लाता है कि तुरंत उसकी नजरों से दूर हो जाए और दोबारा सामने न आए। कानामोटो और उसका राइट हैंडमैन अपमानित होकर आखिर में उस रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन कानामोटो के चेहरे पर पूरी बदला लेने वाली भावना साफ दिख रही है। वो गुस्से में कहता है कि ये सब उस साले टोनी की वजह से हुआ है। भले ही वो टोनी को जान से न मार सके, लेकिन उसे आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। विकेट तरीके की मुस्कान के साथ कानामोटो का राइट हैंडमैन मान जाता है और कहता है कि नया लड़का टोनी आने वाले दिनों में पूरा स्वाद चखेगा। इधर टोनी जोरों से कसरत कर रहा है और उस जगह पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत को महसूस कर रहा है। दृश्य सुधार केंद्र की बाहर की तरफ बदलता है, जहां विशाल इमारत भूरे बादलों वाले आसमान के नीचे बहुत डरावनी दिख रही है। शावर वाले कमरे में टोनी जगह साफ कर रहा है और शिकायत कर रहा है कि कसरत से हुई मांसपेशियों का दर्द अभी भी बहुत तेज है। वो सोच रहा है कि इतने दर्द के साथ आज वो ठीक से कसरत कर पाएगा या बीच में बेहोश होकर गिर जाएगा। अचानक एक शावर अपने आप चालू हो जाता है और टोनी बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। उलझन में पड़कर वो सोचता है कि उसने मुख्य वाल्व तो बंद कर दिया था। चेक करने के लिए वो वहां जाता है। जैसे ही वो वाल्व के पास पहुंचता है, टोनी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और अचानक आगे देखकर रुक जाता है। तभी पीछे से अचानक एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। उसी पल कोई उसके सिर को जोर से पकड़ लेता है और बिना किसी दया के उसके चेहरे को दीवार पर दे मारता है।
हमलावर कहता है कि बॉस ने कहा है नए लड़के टोनी को संभाल लो। दूसरा कैदी पास में रखी बाल्टी की तरफ इशारा करता है। वे उसे पकड़कर गंदे पानी और तिलछट्टों भरी बाल्टी दिखाते हैं और कहते हैं कि वो मेहनत से बहुत थका हुआ लग रहा है। फिर कैदी उसके सिर को उस घिनौने पानी में डुबो देते हैं और कहते हैं साले टोनी, तू थोड़ा पानी पी ले। इस अपमान वाली स्थिति पर वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सीन फिर कपड़े धोने वाले कमरे में बदल जाता है, जहाँ कुछ कैदी साफ कपड़ों को अच्छी तरह मोड़कर ढेर लगा रहे हैं। इधर टोनी कपड़े धोने वाली गाड़ी को धकेल रहा है और दूसरा बोझ डालने की तैयारी कर रहा है। टोनी वहाँ आता है और कहता है कि अच्छा, ये है धोने का एरिया, लेकिन वो देखता है कि पहले वाले ही कैदी अब उसे अनदेखा कर रहे हैं और उनके अजीब व्यवहार के बारे में सोचता है। ज्यादा ध्यान न देते हुए टोनी अपना काम जारी रखता है और गंदे कपड़ों को धोने की मशीन में डालने लगता है। उसी पल उसे पीछे से एक लात मारकर जोरदार धक्का दिया जाता है और वो औद्योगिक धोने की मशीन में गिरने ही वाला होता है। लड़के को बहुत बड़ा डर लगता है और हमले का जवाब देने से पहले ही वो धोने की मशीन में फेंक दिया जाता है। हमलावर कैदी उसे अंदर वाले ड्रम में जबरदस्ती ठूंस देते हैं और तो ई वॉशिंग मशीन के अंदर हताश होकर चीखता है कि ये पागलपन बंद कर दो। लड़के को फंसाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और एक गुंडा पूरी धोने की प्रक्रिया शुरू करने को तैयार हो जाता है। मशीन के अंदर टोनी सिकुड़ कर बैठ जाता है। जैसे ड्रम तेजी से घूमने लगता है, वो शीशे पर पीटता है और बाहर निकालने की गुहार लगाता है, जबकि बाहर वाले कैदी इस भयानक दृश्य पर सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। कैदी जो वहीं काम कर रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। एक और कैदी कहता है कि लेकिन ये तो बॉस का ऑर्डर है और बताता है कि बॉस ने आदेश दिया है कि इसे खत्म नहीं करना है, बाकी जितना हो सके बुली कर सकते हैं। दूसरा कैदी दया भरी नजरों से दृश्य देखता है और कहता है कि अगर वो खुद होता तो इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। समय बीतता है और अब दोपहर का खाना खाने का समय है। एक कैदी अपना खाने का थाल लेकर भीड़ भरे खाने वाले हॉल से गुजर रहा है। सब कुछ के बावजूद टोनी अपना थाल लेकर हॉल में गंभीर और दृढ़ इरादे वाली नजर के साथ पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो चल रहा होता है, कोई बिना किसी वजह अपना बचा हुआ खाना उसके थाल पर फेंक देता है। कैदी दिखावा करता है कि अनजाने में हो गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ गर्म खाना टोनी के थाल पर डाल देता है। इससे गर्म सूप उसके ऊपर गिर जाता है और वो दर्द से चीख मारता है, जबकि हमलावर कैदी दूर से पूरा दृश्य देख रहा होता है। उसी पल दूसरे बुली कैदी टोनी के पास आ जाते हैं और एक टोनी से पूछता है कि जो हुआ उसके बाद ठीक तो है ना। फिर दूसरा हमलावर उसके थाल को लात मारता है और कहता है कि खाने वाले हॉल में चलते वक्त ज्यादा सावधानी बरतना। फर्श पर टोनी मजबूरन जमीन से खाना खाने को विवश होता है और उसका सर जमीन में पटक कर वो बोलता है कि क्योंकि बॉस ने आदेश दिया है कि ये सुनिश्चित करो कि वो अच्छे से खाए। लेकिन तभी एक पहरेदार आता है और सबको चिल्लाकर पूछता है कि गंदगी की वजह से अकेले कमरे में बंद होना चाहते हो क्या? गार्ड शिकायत करता है कि ये लड़का हमेशा समस्या खड़ी करता है और उसे अकेले चिकित्सालय जाने को कहता है अपनी चोटों को संभालने के लिए। गिरे हुए थाल पर हम टोनी का टूटा चश्मा और दाग देखते हैं, जो हाल के हमले की हिंसा दिखा रहे हैं। चिकित्सालय में डॉक्टर उसकी चोटों का इलाज कर रही होती है और कहती है कि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसके साथ वो लड़के के गुरु हॉन्ग सॉन्ग की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसके पास इस स्थिति को रोकने की कोई योजना है। लेकिन हॉन्ग सॉन्ग जवाब देता है कि वो उसका पेरेंट्स नहीं है और टोनी को ये सब झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सबक में सब कुछ बुरा नहीं है। टोनी जवाब से उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि वो इतने सारे घूंसे क्यों खा रहा है। बिना जवाब दिए फिर हॉन्ग सॉन्ग समझाता है कि कुछ बातें सिर्फ पीठ खाकर ही सीखी जाती हैं और दर्द को समझना ही मजबूत बनने की कुंजी है। वो आगे कहता है कि खाने वाले हॉल वाले गुंडे हमला करने से पहले कुछ आदतें दिखाते थे और जीतने के लिए उन्हें मारते हुए ध्यान से देखना जरूरी है। आदमी फिर टोनी से कहता है कि जब पीटा जा रहा हो तब हमलावरों को ध्यान से देखो और इस अनोखे सीखने के मौके को बर्बाद मत करो। लेकिन टोनी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पिटाई खाते वक्त उसके पास कुछ और सोचने की सुविधा नहीं होती। हॉन्ग सॉन्ग उसके कंधे को मजबूती से पकड़ता है और स्ट्रेटेजिक नजर रखने का प्रस्ताव करता है। वो कहता है कि इसमें इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास चाहिए और फिर टोनी से पूछता है कि क्या वो अपनी बाकी जिंदगी मूर्ख की तरह जीना चाहता है या इस अपमान को अपने दिल में जला लेगा और ऐसा इंसान बनेगा जिससे सारे दुश्मन डर के कांपे। दृढ़ नजर वाली आंखों के साथ मेन प्रोटोगोनिस्ट टोनी आखिरकार समझ जाता है कि अपनी किस्मत बदलने के लिए उसे क्या करना है। दृश्य बदलता है और अब कसरत फिर से शुरू हो जाती है, जहां दोनों बहुत तीव्र हाथों की लड़ाई में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे होते हैं। हॉन्ग सॉन्ग टोनी के चेहरे पर जबरदस्त घूंसा मारता है, जिसे वो तेज और सीधे हमले का बचाव नहीं कर पाता। हॉन्ग सॉन्ग युवक को चिल्लाकर कहता है कि आंखें बंद मत करो और वो मान जाता है, क्योंकि असली लड़ाई में ये जानलेवा साबित होगा। इसके साथ हॉन्ग सॉन्ग समझाता है कि विरोधी हमेशा हमला करने से पहले कोई संकेत देते हैं
और उसे ध्यान से देखना है। फिर दूसरा प्रहार लड़के की तरफ आता है और हॉन्ग सॉन्ग उसे हमले की गति और पैटर्न को पहचानने को कहता है। भारी नजर के साथ टोनी हॉन्ग सॉन्ग के बताए टिप्स को याद करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के इशारों को बचाव के बारे में सोचने से पहले समझने की कोशिश करता है। आखिरकार काफी प्रहार खाने के बाद मुख्य नायक कसरत में पहली बार एक घूंसे से बच जाता है, लेकिन हॉन्ग सॉन्ग कहता है कि उसे एक बार बचने में 1 घंटा लगा और असली लड़ाई अभी भी असंभव है। हॉन्ग सॉन्ग कहता है इसीलिए दुश्मनों को मारने देना जरूरी है और टोनी को जो सिखाया है उसे कभी मत भूलना। गंभीर स्वर में हॉन्ग सॉन्ग अपने स्टूडेंट को चेतावनी देता है कि अभी मिले मौके को बर्बाद मत करना। फिर आदमी अपना कोट पहनता है और कहता है कि उसे कुछ काम निपटाना है और टोनी कसरत पूरी करके वापस आ सकता है। जाने से पहले वो लड़के की तारीफ करता है कि उसने अच्छा किया और अब वो सिर्फ हारने वाला नहीं रहा। टोनी तारीफ सुनकर हैरान हो जाता है और हॉन्ग सॉन्ग की बात सुनकर थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करता है। दृश्य हॉन्ग सॉन्ग के रूम में बदलता है जहाँ वो कुछ गिन रहा होता है और शांतिपूर्वक समय बीतने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो चिकित्सालय जाता है और डॉक्टर से दवा मांगता है। डॉक्टर उसके पागलपन भरे अनुरोध से हैरान हो जाती है, लेकिन हॉन्ग सॉन्ग जवाब देता है कि लड़के पर नरमी बरतना तेज कसरत के लिए अच्छा नहीं है। वो समझाता है कि उनके पास समय नहीं है और तरीका जोखिम भरा है, लेकिन इसीलिए टोनी को जल्दी मजबूत बनना है। फिर डॉक्टर पूछती है कि क्या उसे डर नहीं कि लड़का टूट जाएगा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हॉन्ग सॉन्ग जवाब देता है कि उसका स्टूडेंट उतना कमजोर नहीं है जितना वो सोचती है। वो डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि जैसे वो उस पर भरोसा करती है वैसे ही वो भी अपने शिष्य टोनी की संभावना पर भरोसा करता है। भाई, इससे कुछ समझ आया आपको? हमारे डॉक्टर साहिबा और हॉन्ग सॉन्ग का टाका भिड़ा हुआ है शायद। फिर कसरत के दौरान टोनी अपनी आंखों को परेशान करने पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें बंद नहीं होने देता, भले ही पीछे गुंडे उसे पीट रहे हों। बाद में वो अपने चेहरे पर पानी छिड़कता है और सोचता है कि अगला कदम तेज गति वाली चीजों को आंखों से फॉलो करना है। आंखें खोलकर वो तेज पानी की धार को घूरता है और महसूस करता है कि कसरत का ये हिस्सा सच में बहुत दर्द भरा है। इधर वो रोज पीटा जाता है, लेकिन कभी भी उन गुंडों पर एक घूंसा भी नहीं मारता। लेकिन धीरे धीरे टोनी इसमें महारत हासिल कर रहा होता है और विरोधियों के हमलों को बेहतर तरीके से देख पा रहा होता है। खाने वाले हॉल में एक हमलावर कैदी शिकायत करता है कि लड़के को मारने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा और पहरेदार भी अनदेखा कर रहे हैं। फिर 2 कैदी शर्त लगाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया लड़का कितने घूंसे खाएगा। पहला कहता है कि वो गलत है और याद दिलाता है कि आज अकेले कमरे से एक खतरनाक कैदी छूटने वाला है। दृश्य अंधेरी कोठरी पर केंद्रित होता है और हम देखते हैं कि जिसे कलेक्टर कहा जाता है, जिसका नाम ताकीतो होता है, वो आखिरकार अपनी सजा से रिहा हो गया है। कैदी कहता है कि पागल जरूर तनाव में होगा और हम मेज पर कपड़े पर रखे विभिन्न इंसानी अंगों के टुकड़े देखते हैं। पागलपन भरी आंखों के साथ नई रिहाई पाने वाला ताकीतो उस जगह में हिंसा की नई लहर शुरू करने के लिए उतावला है। दृश्य फ्री टाइम पर बदलता है और हम जेल के मैदान को चारों तरफ कंटीली तार और बाढ़ से घिरा हुआ देखते हैं, जबकि टोनी अकेला बैठा है। कुछ कैदी फुसफुसा रहे हैं कि नया खतरा मंडरा रहा है। हम फिर ताकीतो को पहरेदार के साथ चलते देखते हैं। पहरेदार चेतावनी देता है कि किसी से झगड़ा मत करना, लेकिन आदमी डरावनी मुस्कान देता है जो दिखाता है कि वो जगह के नियम मानने का इरादा नहीं रखता। थोड़ी देर बाद वो हमारे प्रोटैगनिस्ट टोनी के पास आता है और जेल के मैदान के बीच में ही लड़ाई के लिए चुनौती देता है। 2 कैदी दृश्य देख रहे हैं। एक कैदी पूछता है कि ये कौन है, दूसरा वाला समझाता है कि ये ताकीतो क्योयामा है। ये आदमी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन पूरी तरह पागल है। वो आगे कहता है कि जबकि दूसरे सिर्फ घूंसे मारते हैं, ये अपने शिकारों को गला घोंटना और कुछ अंग लेना पसंद करता है। इससे हम पागल ताकीतो को कार्रवाई में देखते हैं और वो सच में हारे हुए लोगों से बॉडी पार्ट ले लेता है। बदतर बात यह है कि वो सब शीशे की बोतलों में रखता है, मतलब कि वो बॉडी पार्ट कलेक्ट करके रखता है, जिस वजह से उसे कलेक्टर का उपनाम मिला था। ताकीतो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट टोनी से नकली मुस्कान के साथ खुद का परिचय कराता है और मैदान में उनके बीच माहौल बहुत भारी हो जाता है। फिर पागल अपना विचित्र इच्छा जाहिर करता है कि वो टोनी की बाईं आंख लेना चाहता है और स्थानीय गार्ड के लिए कोई बहाना बना ले। वो कहता है कि गार्ड को बोल देना कि ये एक एक्सीडेंट था। हैरान होकर टोनी समझ जाता है कि वो सच्चे साइको से मुकाबला कर रहा है, जिसे अपने कामों का कोई पछतावा नहीं है। डरावना साइको फिर डरावनी नजर के साथ धीरे धीरे पास आता है और चेतावनी देता है कि नए लड़के की चुप्पी को हाँ मान लिया जाएगा। उसी पल पागल नुकीले नाखूनों के साथ टोनी की तरफ छलांग लगा देता है, जबकि दूसरे कैदी चीखते हुए लड़ाई पर शर्तें
लगाने लगते हैं। एक कैदी शर्त का आयोजन करता है और घोषणा करता है कि नए लड़के टोनी की जीत की संभावना उस राक्षस ताकतों के खिलाफ सिर्फ 10 में 1 है। पहला पावर बेहद तेजी से टोनी पर किया जाता है और टोनी हताश होकर अपने प्रतिद्वंद्वी के गुस्से से बचाव करने की कोशिश करता है। बचाव करते हुए भी वो हमले का जोर महसूस करता है और पीछे हटता है ताकि शुरू में ही गिर न जाए। विचित्र भाव के साथ हमलावर ताकितो कहता है कि निशाने का स्वाद बहुत ताजा है और क्रूर लड़ाई का हर पल एंजॉय कर रहा है। ताकितो फिर आगे बढ़ने को तैयार होता है, जो दिखाता है कि वो बेचारे टोनी को कोई आराम नहीं देने वाला। उसी पल होंग सॉन्ग की टिप्स याद आती हैं, जिसमें होंग सॉन्ग बता रहा होता है कि दुश्मन के हर हिलने को ध्यान से देखो और पूरे अराजकता में कोई कमजोरी ढूंढो। खलनायक के फिर हमला करने पर टोनी अपनी नजर को केंद्रित करता है और अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि ओपोनेंट का हाथ कहां जाएगा ताकि बच सके। गहरी एकाग्रता के साथ टोनी पैटर्न या संकेत ढूंढने की कोशिश करता है जो पागल ताकितों के खतरनाक वार से बचा सके। लेकिन साइको की गति बहुत तेज है और वो हल्का सा कट लगा देता है, जिससे हमारे टोनी का खून भूरे जमीन पर छिटक जाता है। घायल होने के बावजूद लड़का हार नहीं मानता और खुद से कहता है कि इतनी मेंटली मेहनत के बाद वो हमले देखना शुरू कर रहा है। इससे हमलावर लड़के के फाइट बैक से नाराज हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, जबकि दर्शक चुपचाप देख रहे हैं। पागल ताकितो फिर चेतावनी देता है कि किस्मत पर हमेशा भरोसा मत रखना और झगड़े को एक बार में खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तेज नजर के साथ टोनी देखता है कि ओपोनेंट हमेशा बाएं हाथ से हमला करता है, उसके बाद दाएं हाथ से खतरनाक गला घोंटने की कोशिश करता है। दृढ़ इरादे से वो पलटा देने का फैसला करता है। टोनी भी अपना दांव लगाता है और दिल में बची सारी दर्द के साथ जवाबी हमला करता है। उसी पल उसकी चश्मा जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट जाती है, जो प्रतीक है कि उसकी जिंदगी की असली लड़ाई अब सच में शुरू हो गई है। मौके का फायदा उठाकर टोनी ताकितो के चेहरे पर ठोस घूंसा जड़ देता है, जो दिखाता है कि कड़ी कसरत रंग लाई। प्रभाव की ताकत से वो साइको पागल पीछे फेंक दिया जाता है। ये मोमेंट एकदम स्लो मो जैसा लगता है। इसके बाद ताकितो जमीन पर जोर से गिरता है, जबकि सब हैरान और चौंक कर देख रहे हैं। ताकितो यकीन नहीं कर पाता कि नए लड़के ने उसे मारा और दबा हुआ गुस्सा लेकर उठने की कोशिश करता है। ओपोनेंट को जवाब देने का समय न देते हुए टोनी उस पर हमला जारी रखता है और गिरे हुए ताकितो पर एक मॉन्स्टर की तरह उसके फेस पर पंच पे पंच मारता है और जीत हासिल कर लेता है। पास में दूसरे कैदी सीन से स्तब्ध हैं और यकीन नहीं कर पाते कि उनका पसंदीदा कैदी हार गया। ठीक उसी तरह पागल ताकितो का चेहरा बुरी तरह सूझा हुआ है और वो खतरनाक जेल के मैदान के बीच पूरी तरह हार गया। परिणाम देखकर कैदी चिल्लाते हैं कि आखिर इस सेल टोनी ने राक्षस ताकितो को कैसे हरा दिया, जबकि कुछ कैदी शर्त पर गंवाए पैसे पर रो रहे हैं क्योंकि सभी ने ताकितो पर ही पैसे लगाए थे। सीन चेंज होकर रिफॉर्मेटरी में आता है, जहाँ टोनी मार खाने के बावजूद हल्की मुस्कान देता है और डॉक्टर उसके सर में छोटा सा मार के कहती है, हंस मत, तू मर भी सकता था। टोनी वहाँ का पहला बड़ा चुनौती पार करने की राहत महसूस करता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं जीत जाऊंगा। बेड पर बैठकर लड़का लड़ाई पर सोचता है और कहता है कि अभी के लिए सिर्फ जिंदा बच जाना ही उसके लिए काफी था। फिर टोनी टूटी चीज को देखकर दुख महसूस करता है कि उसकी माँ द्वारा दी गई चश्मा लड़ाई में पूरी तरह नष्ट हो गई। अचानक होंग सॉन्ग कमरे में प्रवेश करता है और पूछता है कि इलाज पूरा हो गया है तो योजना जारी रख सकते हैं। दृढ़ कदमों से चलकर आदमी अपने स्टूडेंट टोनी के पास आता है और दिखाता है कि अभी भी सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक बाकी है। टोनी आभार में झुकता है, लेकिन होंग सॉन्ग कहता है कि उसने सिर्फ उस जगह का सबसे कमजोर विरोधी ही हराया है। अनुभवी फिर चेतावनी देता है कि अब से चीजें और भी कठिन होने वाली हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ताकतवर दुश्मन है। उसी पल होंग सॉन्ग हाथ आगे बढ़ाकर उसे छोटा रहस्यमयी डिब्बा उपहार में देता है, जो उसके पहले असली जीत के लिए है। उत्सुक होकर टोनी गिफ्ट लेता है और सोचता है कि उसके गुरु द्वारा दिए साधारण पैकेट में क्या हो सकता है। जाने से पहले होंग सॉन्ग चेतावनी देता है कि अगला प्रैक्टिस सेशन बहुत हार्ड होने वाला है और कहता है कि सम्मान कमाने के लिए लड़के को पागल कुत्ता बनना पड़ेगा। डॉक्टर शिकायत करती है कि होंग सॉन्ग को कम से कम इतने इम्पोर्टेंट मौके पर लड़के की तारीफ तो करनी चाहिए। छोटा डिब्बा खोलकर टोनी को कॉन्टैक्ट लेंस की जोड़ी मिलती है और बताया जाता है कि आने वाले प्रैक्टिस सेशन में ये बहुत काम आएंगे। उसी पल डॉक्टर मेज पर रखी दूसरी वस्तु की ओर इशारा करती है और कहती है कि एक और सरप्राइज इंतजार कर रही है। शांत इशारे से वो उसे खाने का डिब्बा देती है और टोनी से कहती है कि बिना देर किए खोलो। उत्सुक होकर लड़का ढक्कन खोलता है और जानी पहचानी खुशबू सूंघता है, जो उसे बीते खुश दिनों की याद दिलाती है। उसी पल मेन प्रोटैगनिस्ट टोनी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे ही वो समझता है कि डिब्बे में असल में क्या है। डॉक्टर फिर बताती है कि मसालेदार चावल की गेंदों का व्यंजन खास तौर पर टोनी की माँ द्वारा तैयार किया गया था। कोमल मुस्कान के साथ डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सेहत में लग रही थी जब उन्होंने घर का बना खाना पहुँचाया। आंसू भरी आंखों के साथ टोनी चॉपस्टिक पकड़ता है और सीने में बहुत तेज भावना उमड़ रही है।
उसी पल पुरानी यादों से लीन होकर वो याद करता है जब वो बच्चा था और घर की रसोई में माँ को इतने प्यार से खाना बनाते देखता था। उस समय उसकी माँ मुस्कुराकर कहती थी कि खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, जबकि छोटा टोनी उत्सुकता से दावत का इंतजार करता था। उपहार को देखकर टोनी समझता है कि मसाला बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो रोज खाता था। बहुत रोते हुए लड़का खाना शुरू करता है और खुद से कहता है कि स्वाद बस अद्भुत और आरामदायक है। उत्सुक होकर वो डॉक्टर से पूछता है कि उसने परिवार के बारे में कैसे पता लगाया और इतनी दूर से वो पैकेट कौन लेने गया था। वो समझाती है कि हॉन्ग सॉन्ग ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही फोन किया था और पसंदीदा व्यंजन का इंतजाम करने को कहा था। हॉन्ग सॉन्ग के जीत पर विश्वास सुनकर लड़का सुधार केंद्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए और ज्यादा प्राउड महसूस करता है। लड़ाकू टोनी के आंसू देखकर डॉक्टर रुमाल देती है ताकि वो साफ कर सके, जबकि टोनी खाना जारी रखता है। रुमाल देते हुए वो टोनी को आदेश देती है कि खाना पूरा करो और भरपूर आराम करो, क्योंकि अगली चुनौतियां बहुत कठिन होने वाली हैं। भावुक होने के बावजूद हमारा टोनी अपना चेहरा पोंछता है और कल की कड़ी कसरत का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इधर दृश्य हारे हुए खलनायक ताकितो को दिखाता है जो जेल में हार न मानने वाले किसी के द्वारा जमीन पर दबाया जा रहा है। गंजा विशालकाय कैदी हारे हुए आदमी के चेहरे पर पैर रखता है और उसे कूड़ा कहता है कि कमजोर नए लड़के टोनी को नहीं हरा पाया। बुरी तरह पीटे जाने और खून बहने के बावजूद पागल अजीब हंसी निकालता है और कहता है कि ये स्थिति उसके लिए बहुत अच्छी है। पागलपन भरी आंखों के साथ साइको ताकितो टोनी की ताकत की तारीफ करता है और उसके बारे में और जानने की बहुत इच्छा जाहिर करता है। सहयोगी की मुस्कान से नाराज होकर टकला कैदी एक और जोरदार लात मारता है और पागल को हमेशा के लिए चुप रहने को कहता है। पास में बॉस कानामोटो सिगरेट जलाता है और गंभीर चेहरे के साथ साथी की सजा को चुपचाप देख रहा है। डिब्बों पर बैठकर कानामोटो मानता है कि नए लड़के टोनी ने उसे चौंका दिया है और मामले पर कार्रवाई लेने का फैसला करता है। बॉस कानामोटो फिर टोनी पर नजर रखना जारी रखने का आदेश देता है, जो दिखाता है कि वो लड़के की ताकत के बारे में और जानना चाहता है। बॉस सोचता है कि लड़के की जीत महज संयोग थी या वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। गुस्से में आदमी पूछता है कि क्या लड़का लूजर टाइप का रहना बंद कर चुका है और स्थिति से बहुत उत्सुक दिखता है। सीन कसरत वाले कमरे में बदलता है और एक अकेली बल्ब अंधेरे और तनावपूर्ण माहौल को रोशन कर रही है। उसी पल हॉन्ग सॉन्ग घोषणा करता है कि वो दो नई कसरत की दिनचर्या जोड़ रहा है, एक बेहतर लड़ाई की शैली के लिए और दूसरी गिरने का तरीका सीखने के लिए। बिना शिकायत किए टोनी चुनौती के लिए तैयार हो जाता है और एकाग्र नजर के साथ हॉन्ग सॉन्ग के सामने लड़ाई की मुद्रा बना लेता है। तुरंत कसरत शुरू हो जाती है और दोनों तेज गति से प्रहार करते हैं। टोनी की क्षमता बढ़ाने के लिए हॉन्ग सॉन्ग घूंसा मारने का तरीका दिखाता है और सही मुद्रा दिखाता है ताकि टोनी उसके मूव्स को पूरी तरह नकल कर सके। दांत भींचकर टोनी हमलों का दर्द सहता है और खुद को इस नई स्टेज में बेहोश न होने के लिए मजबूर करता है। हॉन्ग सॉन्ग फिर लड़के के पेट पर घूंसा मारता है और दुश्मन के सीधे अटैक से खुद को बचाने की अहमियत याद दिलाता है। हॉन्ग सॉन्ग चिल्लाता है कि पेट की मांसपेशियां कसो और अंदरूनी अंगों की रक्षा करो ताकि लड़ाई में गंभीर नुकसान न हो। तुरंत बाद आदमी लड़के की गर्दन पकड़ता है और समझाता है कि गर्दन पर सांस लेना भी लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवक को फंसाकर हॉन्ग सॉन्ग बताता है कि वो कितने सेकंड तक सांस रोक सकता है इससे पहले कि बेहोश हो जाए। छूटने पर टोनी टेस्ट से हैरान हो जाता है और समझता है कि उस जगह जिंदा रहने के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हॉन्ग सॉन्ग समझाता है कि हवा की कमी से समय धीमा लगता है और शरीर की पांचों इंद्रियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। वो फिर बताता है कि ओपोनेंट जब फिर से सांस लेना शुरू करता है वो जीत का सबसे अच्छा मौका होता है क्योंकि उनका शरीर पैरालाइज हो जाता है। टोनी चिंतित हो जाता है और पूछता है कि अगर खतरनाक स्थिति में वो खुद हमले का शिकार हो रहा हो तो क्या करे। इसके साथ हॉन्ग सॉन्ग कहता है कि रहस्य है अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करना ताकि सांस सही लय में चले। गंभीर नजर के साथ हॉन्ग सॉन्ग कहता है कि सबसे मजबूत बनने के लिए सिर्फ मन की शक्ति से शरीर को कंट्रोल करना पड़ता है। वो सबक जारी रखते हुए कहता है कि बॉडी की यांत्रिकी समझना ही सही प्रभावी देने का एकमात्र तरीका है। आदमी टोनी को कंकाल का चित्र लेने को कहता है और सब याद करने को ताकि भविष्य की लड़ाइयों में ठीक जगह पर निशाना लगा सके। हॉन्ग सॉन्ग चेतावनी देता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद किए बिना वो अंधेरे में घूंसे मार रहा होगा बिना किसी स्ट्रेटजी के। वो ये भी सिखाता है कि हमला करते वक्त ओपोनेंट को रोक कर घुटने से ज्यादातर नुकसान पहुंचाओ। जब टोनी लात का अभ्यास करता है हॉन्ग सॉन्ग चिल्लाता है कि गलत है
और पैरों में सारी ताकत कलेक्ट करने को कहता है। सुधार के बाद हरकत बहुत बेहतर आती है और हॉन्ग सॉन्ग ग्रोथ की तारीफ करता है और मूव एक बार फिर दोहराने को कहता है। हॉन्ग सॉन्ग फिर और ज्यादा तेजी मांगता है और टोनी को दोनों पैरों का स्ट्रॉन्ग उपयोग करके सही हमला करने को कहता है। टोनी ऑर्डर मानता है और पावरफुल लात मारता है जो निशाने को तोड़ देती है। हार्ड एक्सरसाइज में अपने सारे ग्रोथ को दिखाते हुए एकाग्र नजर के साथ हॉन्ग सॉन्ग अपनी मेहनत का रिजल्ट देखता है और टोनी की समर्पण से संतुष्ट लगता है। पहले से कपड़े पहनकर आदमी लड़के के प्रदर्शन की तारीफ करता है और टोनी उसे अब तक सीखे मूल्यवान सबकों के लिए धन्यवाद कहता है। अनुभवी चेतावनी देता है कि अब वो खुद लड़ सकता है और पहला ओपोनेंट सबसे महत्वपूर्ण है अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। इसके साथ वो सुझाव देता है कि सेल का लीडर तुम्हारा अगला टारगेट होगा और हमारे लड़के को बिना एक पल सोचे उसे हरा देने का ऑर्डर देता है। लड़का नई चुनौती को सीरियसली स्वीकार करता है। जैसे हॉन्ग सॉन्ग उसे कहता है कि उस जगह का वह पागल कुत्ता बन जा जिससे सब डरे हैं। अब आगे हॉन्ग सॉन्ग कहता है कि सबसे मजबूत बनने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने मन की ताकत से शरीर को कंट्रोल करना पड़ता है। वो फिर सबक जारी रखते हुए कहता है कि शरीर की यांत्रिकी समझना ही सच्चा प्रभावी प्रहार देने का एकमात्र तरीका है। आदमी टोनी को कंकाल का चित्र लेने को कहता है और सब याद करने को, ताकि फ्यूचर की फाइट्स में ठीक परफेक्ट बॉडी पार्ट पे अटैक लगा सके। हॉन्ग सॉन्ग चेतावनी देता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद किए बिना वो सिर्फ अंधेरे में घूंसे मारने के बराबर है। वो ये भी सिखाता है कि हमला करते वक्त ओपोनेंट को रोककर घुटने से अधिकतम नुकसान पहुंचाओ। जब टोनी किक की प्रैक्टिस करता है, हॉन्ग सॉन्ग चिल्लाता है कि ये किक गलत है और पैरों में सारी ताकत कलेक्ट करने को कहता है। सुधार के बाद हरकत बहुत बेहतर आती है और हॉन्ग सॉन्ग इम्प्रूवमेंट की तारीफ करता है और चाल एक बार फिर दोहराने को कहता है। हॉन्ग सॉन्ग फिर और ज्यादा स्पीड मांगता है और टोनी के दोनों पैरों का परफेक्ट उपयोग करके सही हमला करने को कहता है। टोनी ऑर्डर मानता है और पावरफुल लात मारता है जो पंच बैग को तोड़ देती है। हार्ड एक्सरसाइज में अपने सारे ग्रोथ को दिखाते हुए एकाग्र नजर के साथ हॉन्ग सॉन्ग अपनी सिखाई ट्रेनिंग का रिजल्ट देखता है और टोनी के एफर्ट से खुश लगता है। पहले से कपड़े पहनकर आदमी टोनी के स्किल्स की तारीफ करता है और टोनी उसे अब तक सीखे इम्पोर्टेंट फाइट स्किल्स और टेक्निक के लिए धन्यवाद कहता है। हॉन्ग सॉन्ग चेतावनी देता है कि अब वो खुद लड़ सकता है और पहला ओपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। इसके साथ वो सुझाव देता है कि सेल का लीडर सबसे इजी टारगेट होगा और टोनी को बिना एक पल सोचे उसे हरा देने का ऑर्डर देता है। हमारा टोनी नई चुनौती को कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करता है। जैसे हॉन्ग सॉन्ग उसे कहता है कि इस जगह में उसे एक पागल कुत्ते की तरह बनना पड़ेगा जो सबको काटने के लिए तैयार रहे और जिससे सब डरे। तो भाइयों, अब टोनी का बॉडी आगे थोड़ा स्लिम और परफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि टोनी हार्ड ट्रेनिंग से थोड़ा पतला और हल्का सा पहले के मुकाबले अलग लगता है। अचानक लाउडस्पीकर घोषणा करता है कि फ्री टाइम खत्म हो गया है और सभी कैदियों को तुरंत अपनी कोठरियों में वापस जाना है। कैदी कमरों की तरफ चलते हैं और हमारा टोनी नई और खतरनाक मंजिल के साथ उनके साथ चलता है। हॉन्ग सॉन्ग युवक को आजादी देता है कि कैसे और कब लड़े, लेकिन याद दिलाता है कि प्रैक्टिस में जो अभ्यास किया है सब इस्तेमाल कर। उसी पल लड़का हॉलवे से गुजरता है, सेल के बाहर आकर रुक जाता है और सोचता है मुझे सोच समझकर फैसला करना होगा कि मुझे फ्री टाइम में सबके सामने लड़ना है या सेल में 1v1 लड़ना है। सीरियस लुक के साथ अपना चेहरा ऊपर उठाता है जैसे आखिरकार फैसला कर लिया हो। सेल में सेल लीडर को अजीब लगता है कि नया लड़का आज फ्री टाइम से इतनी जल्दी वापस आ गया है। लीडर फिर नाराज हो जाता है जबकि लंबे बाल वाला सेल में टोनी के बिस्तर पर लेटा दिखता है। टोनी उसे कहता है कि तुम मेरे बेड में क्या कर रहे हो, अपने बेड में जाओ। और वो कैदी कहता है कि इतना छोटा मत बनो यार, आज के लिए तुम जमीन में सो जाओ। इससे हमारा टोनी गुस्सा हो जाता है और जब वो उसे बेड से उठा देता है तो उसके चादर के नीचे किसी ने सुसु कर दी होती है और टोनी उस चादर को छोड़ देता है। लंबे बाल वाला कैदी इंसल्टिव स्माइल देता है। मॉकिंग मुस्कान के साथ लंबे बालों वाला आदमी दिखाता है कि वो अपने साथी पर सिर्फ मजाक कर रहा था। वो कैदी जोर जोर से हंसने लगता है और कमेंट करता है कि टोनी की रिएक्शंस हमेशा सबसे बेस्ट और मजेदार होती हैं। तभी टोनी अपना हाथ धोने जा रहा होता है तो सेल लीडर कहता है कि साले इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, उसने तो बस ब्लैंकेट से अपने हाथ साफ किए हैं। हाथ धोते हुए टोनी को सिंक पर लीडर कहता है कि यहाँ सब मर्द हैं तो हमें एक दूसरे के साथ हेल्प करना चाहिए। उसी पल सेल लीडर टोनी के पास आता है और कहता है कि अगर टोनी को प्रोटेक्शन चाहिए तो उसकी भी छोटी सी कीमत है। वो कहता है कि वो चीफ की तरह जबरदस्ती नहीं करेगा। टकला कैदी की बात कर रहा है जो बॉस के नीचे लेवल का बंदा है। फिर घिन वाले लुक के साथ टोनी उस कैदी को घूरता है
और दिखाता है कि वो उस जगह किसी भी तरह की धमकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके साथ टोनी उस आदमी को कोहनी से खतरनाक ब्लो मारता है और चिल्लाकर कहता है कि भाग जा। लीडर पीछे स्लाइड हो जाता है और कहता है कि क्या वो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझ रहा है। फिर वो आदमी फुल स्पीड से टोनी पर अटैक करता है और लीडर अपना पंच उसकी तरफ बढ़ाता है। तुरंत बाद टोनी फास्ट मूवमेंट से अटैक डॉज करता है और पूरे सेल में सबको दिखा देता है कि वो अब कमजोर नहीं रहा। सेल लीडर अपने चेहरे से खून पोंछता है और मान जाता है कि टोनी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ सेल लीडर वार्न करता है कि अब उसे इस डिस्प्यूट को जीतने के लिए रियल फाइट करनी पड़ेगी। उसी पल सेल लीडर इम्प्रेसिव स्पीड से आगे बढ़ता है और पावरफुल ब्लो देने की तैयारी करता है। सेल लीडर अटैक करता है लेकिन टोनी दोनों हाथों को बॉडी के सामने क्रॉस करके पंच को ब्लॉक कर लेता है। इम्पैक्ट से टोनी को जबरदस्त फोर्स महसूस होती है और टोनी शिकायत करता है कि सिर्फ एक हिट से उसके हाथ सुन्न हो गए हैं। इसके साथ सेल लीडर पूछता है कि क्या टोनी सोचता है कि कोई भी कल का आया लौंडा उसके जैसा लीडर के पोजीशन तक ऐसे ही पहुंच जाएगा। वो चिल्लाता है कि वो सबसे ज्यादा दूसरों के आगे घुटने टेकना नफरत करता है और बड़े गुस्से के साथ टोनी पर चार्ज करता है। आदमी आगे कहता है कि वो मसाकी और उसके जैसे आदमी से नफरत करता है। इसके साथ वो चीखता है कि तू बहुत पहले फिनिश हो चुका होता और पूरी ताकत से घूंसा मारता है। लेकिन टोनी अपने राइवल का पंच अपनी कोहनी से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मुंह बंद कर, वरना इस क्रैम्प्ड सेल में चीजें और खराब हो जाएंगी। तुरंत बाद टोनी एब्सर्ड स्ट्रेंथ से ओपोनेंट की कलाई पकड़ लेता है और दिखाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। टोनी फिर सेल लीडर को चिल्लाकर कहता है कि मासाकी को फिर से इंसल्ट करने की हिम्मत मत करना। क्विक मूवमेंट से टोनी उस सेल लीडर की बांह मरोड़ देता है जो दर्द से चीख उठता है क्योंकि उसे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हो रही हैं। गुस्से में सेल लीडर कसम खाता है कि वो इस बड़ी ह्यूमिलिएशन की वजह से टोनी की जान ले लेगा। दूसरे सेलमेट्स चौंक जाते हैं और एक पूछते हैं कि क्या सेल लीडर हमेशा से इतना कमजोर था। फाइट्स में टोनी टाइम वेस्ट नहीं करता और सेल लीडर की पसलियों पर प्रिसाइज ब्लो मारता है। उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए ओपनिंग का फायदा उठाकर टोनी राइवल की टांग पर लात मारता है जिससे वो इंटेंस कॉम्बैट में पूरी तरह बैलेंस खो देता है। एक मेमोरी सरफेस होती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर घुटने की लिगामेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि वे कितना तेज दर्द देते हैं। लेसन याद रखकर टोनी ठीक उसी वाइटल पॉइंट पर लात मारता है और दिखाता है कि उसने एनाटॉमी का लेसन अच्छे से सीख लिया है। ओपोनेंट के बैलेंस खोने पर टोनी अटैक जारी रखता है और दिखाता है कि फाइट अभी सेल में खत्म नहीं हुई है। टोनी फिर सेल लीडर के चिन पर पावरफुल किक मारता है जिसे स्विफ्ट और एक्यूरेट ब्लो से डिफेंड नहीं कर पाता। फॉल का फायदा उठाकर टोनी सेल लीडर के ऊपर चढ़ जाता है और पंचों की सीरीज देने लगता है। टोनी गिरे हुए आदमी को बिना दया के पीटता है ताकि सबको दिखा दे कि अब यहाँ कौन बॉस है। इसके साथ टोनी अपने ट्रेनिंग को याद करता है जहाँ हॉन्ग सॉन्ग ने ओपोनेंट को इमोबिलाइज करके उनकी फाइटिंग विल तोड़ने की बात सिखाई थी। लेसन याद रखकर टोनी फाइनल ब्लो मारता है जिससे सेल लीडर मुंह से खून थूकता है और आखिरकार फाइट छोड़ देता है। सीन देखकर दूसरे सेलमेट्स अपने लीडर की मदद करने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर वो हार गया तो सबकी स्थिति और खराब हो जाएगी। बिना सोचे लंबे बालों वाला आदमी टोनी की तरफ दौड़ता है फाइट ब्रेक करने की कोशिश में, लेकिन टोनी उसका अप्रोच नोटिस कर लेता है और न्यू अटैकर के गले पर जोरदार कोहनी स्ट्राइक मारकर उसे उड़ा देता है। आदमी तेज दर्द से दोहरा हो जाता है और शिकायत करता है कि टोनी का हिट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। मीनवाइल एक और सेलमेट मेटल बेसिन लेकर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है बॉस की मदद के लिए। हालांकि टोनी घूमकर टेरिफाइंग लुक के साथ मुड़ता है और पूछता है कि क्या सेलमेट को भी एक्शन का पीस चाहिए। डर के मारे आदमी कांपता है और कहता है कि वो बस इधर से गुजर रहा था और उनकी फाइट में शामिल नहीं होना चाहता था। जमीन पर सेल लीडर डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर अपने गंदे कपड़ों के नीचे से मेकशिफ्ट वेपन निकाल लेता है। नफरत भरी नजर के साथ वो सरप्राइज अटैक की तैयारी करता है और दिखाता है कि वो हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। वो चिल्लाता है कि टोनी को अपनी गार्ड नीची नहीं करनी चाहिए थी और ब्लेड लेकर फाइनल अटैक के लिए लॉन्च करता है। उसी पल वेपन टोनी के साइड में घुस जाता है जिससे उसे तेज और अनएक्सपेक्टेड पेन महसूस होता है। अटैकर चिल्लाता है कि साले टोनी अब मर जा और फिर से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसके हाथ को पकड़ लेता है और आंखें रेड ग्लो करते हुए टोनी अपने राइवल को घूरता है और वार्न करता है कि मरने वाला मैं नहीं तू है। इंजर्ड होने के बावजूद टोनी राइवल के आर्म पर प्रिसाइज ब्लो मारता है। सेल लीडर को टोनी से इतनी क्विक रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मेकशिफ्ट वेपन उड़कर जमीन पर गिर जाता है और सेल लीडर अपनी फाइट वाली एडवांटेज पूरी
पूरी तरह खो देता है। टोनी हारे हुए आदमी को फ्लोर पर घसीटता है और दूसरे इनमेट्स को दिखाता है कि उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। थ्रेटनिंग लुक के साथ टोनी फॉर्मर लीडर पर अपनी डोमिनेंस साबित करता है और दिखाता है कि अब से चीजें अलग होंगी। टोनी अपनी घाव को पकड़ता है और तेज दर्द महसूस करता है, लेकिन रिलीफ के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। इतनी टेंशन से थक चुका फाइट का आउटकम देखकर रूममेट्स शॉक्ड हैं और समझ जाते हैं कि पावर अभी हाथ बदल गई है। टोनी फिर हारे हुए आदमी के बाल पकड़ता है और सबके सामने घोषणा करता है कि वो अब इस सेल का न्यू लीडर है। भाई साहब, ये मानहवा का असली मजा अब आ रहा है। सीन प्रिजन हॉलवे पर बदलता है और पावर स्ट्रगल खत्म होने के बाद माहौल और भी हैवी हो जाता है। एक गार्ड आता है और अनाउंस करता है कि लाइट्स 10 मिनट में बंद हो जाएंगी और सबको जल्दी बेड पर होना चाहिए। सेलमेट्स बेड के लिए तैयार होने लगते हैं और टोनी अपनी न्यू पोजीशन से थोड़ा अजीब महसूस करता है। मुट्ठी भींचकर टोनी अपनी विक्ट्री पर रिफ्लेक्ट करता है और बैटल का एड्रेनालिन अभी भी उसके खून में दौड़ रहा है। टोनी मुश्किल से यकीन करता है कि उसने इतने स्ट्रॉन्ग दुश्मन को हरा दिया है, जबकि एक सेलमेट अपना बेड बना रहा है। वो शिकायत करता है कि टोनी रास्ते में आ रहा है और मूड थोड़ा टेंस हो जाता है। टोनी सोचता है कि क्या उसे इतना दूर जाना जरूरी था, लेकिन दूसरा आदमी याद दिलाता है कि ये इस क्रूर जगह के रूल्स हैं। सीरियस लुक के साथ लंबे बालों वाला कैदी वार्न करता है कि आराम से मत बैठ, क्योंकि जो कील बाहर निकलती है उसे ठोका जाता है। इंट्रिग्ड होकर टोनी पूछता है कि जब कोई अपनी पोजीशन दूसरे इनमेट को हार जाता है तो क्या होता है। उसकी चिंता देखकर सेलमेट पूछता है कि क्या टोनी उस आदमी के फ्यूचर की चिंता कर रहा है जिसे उसने अभी हरा दिया है। इसके साथ लंबे बाल वाला कैदी वार्न करता है कि अब टोनी जीत चुका है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ छुपाने के लिए ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और फाइनल वार्निंग देता है कि अब सब टोनी को चैलेंज करेंगे उसकी जगह लेने के लिए। लाइट्स बंद हो जाती हैं और गार्ड चिल्लाता है कि सब सो जाओ, जबकि हॉलवे की बार्स रिफॉर्मेटरी के टोटल ग्लूम में डूब जाती है। उसी पल टोनी लीडर के रिटर्न पर रिफ्लेक्ट करता है और जानता है कि अब उसके लिए चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। टोनी फिर समझता है कि इस जगह पर हाई रैंकिंग में चढ़ने के लिए उसे अपने मुक्कों का इस्तेमाल करना होगा और जनरल को अपना नेक्स्ट कॉम्बैट टारगेट बनाता है। टोनी अपने बेड पर बैठता है और सोचता है कि उसे अपने दोस्त मसाकी की खातिर और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जो उसके प्रोटेक्शन पर इतना डिपेंड करता है। लेटते हुए टोनी मानता है कि वो अभी भी परफेक्ट नहीं है और उसे होंग सॉन्ग की टीचिंग से और बहुत कुछ सीखना है। सीन फिर एम्प्टी प्रिजन हॉलवे को दिखाता है जो एब्सोल्यूट साइलेंस में डूबा हुआ है। जैसे ही रात उस हॉस्टाइल और ठंडे एनवायरनमेंट में गहरी होती है, स्टोन वॉल पर एक लोन शैडो पड़ती है जो दिखाता है कि कोई सब कुछ छुप कर देख रहा है। जल्द ही गार्ड अपनी नाइटली राउंड पर पावरफुल फ्लैशलाइट लेकर गुजरता है और ठंडी सेल्स को ब्रीफली इल्यूमिनेट करता है। उसी इंस्टेंट एक प्रिजनर छोटा पेपर होल्ड करता है और दिखाता है कि वो अपने विंग की लेटेस्ट इवेंट से बहुत वाकिफ है, लेकिन दूसरा आदमी पास आता है और अपने साथी को जनरल कहकर पुकारता है और दोनों इनमेट्स के बीच मिस्टीरियस मूड बढ़ जाता है। शांत लुक के साथ टू टोन हेयर्ड आदमी नोट पढ़ता है और कमेंट करता है कि फॉर्मर सेल लीडर ने पावर स्ट्रगल सच में हार गया। जनरल फिर हारे हुए आदमी को लूजर कहता है और दिखाता है कि उसे किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं है जो अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सका। इसके साथ पावरफुल कैदी अपनी मुट्ठी जोर से भींचता है। तो भाइयों, इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने चैप्टर्स आए हैं सबको एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ जैसे ही इसका न्यू चैप्टर आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी तुमको अपना प्यार बनाए रखना और इसी के साथ ऐसे ही मानहवा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।